जो हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन चैप्टर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारी क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। और सॉल्यूशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये एग्ज़ाम में इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज हम एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर ही बात कर रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर इसको हम हिंदी में कहें तो इसको हम अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? अणु संख्यक गुणधर्म। अब ये अणु संख्यक गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो आप ऐसे समझिए कि किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी, किसी भी विलयन का वह गुण जो केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उनकी प्रकृति या नेचर पर डिपेंड करता है। कौन सा प्रॉपर्टी कहलाता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक बार रिपीट करता हूँ, किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पर डिपेंड करती है, क्या कहलाती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए वाटर है ये, और वाटर का आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सपोज़ कि हम इसमें NaCl डाल दें, हम इसमें नमक डाल दें या कुछ शुगर पार्टिकल्स डाल दें, तो डेफिनेटली क्या होगा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर है वो क्या है? हमारा सॉल्वेंट है, और अगर हम इसमें शुगर डाल रहे हैं तो वो हमारा क्या है? सॉल्यूट। तो जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हैं तो बन जाता है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर को बॉयल होने में क्या करते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, बाधा डालते हैं, रुकावट डालते हैं, जिससे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो 100 से ऊपर हो जाएगा, 105, 110 तक हो जाता है। वो निर्भर करेगा कि आप उसमें अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल डाल रहे हैं, जो नमक डाल रहे हैं, वो कितना डाल रहे हैं। कहते नहीं कि खारे पानी में दाल नहीं उबल रही है, तो उसका कारण वही है कि जो आपका वाटर है उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है, और सॉल्ट प्रेजेंट होने की वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया है। यानी जो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल होना चाहिए था, अब वो और ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है? बॉयल हो रहा है। तो ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक का बढ़ना कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो क्वथनांक बढ़ा, जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ, वो केवल और केवल किसकी वजह से हुआ? सॉल्यूट के डालने से हुआ, नमक या शक्कर के डालने से हुआ। तो ये एक कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट में जो इजाफा हुआ है, क्वथनांक उन्नयन में जो बढ़ोतरी हुई है, जो एलिवेशन हुआ है, वो केवल और केवल किसकी वजह से हुआ है? सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से हुआ है। इसलिए ये जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, ये किस नाम से पुकारा जाता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसका पर डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। अब अभी हम कह रहे हैं कि पानी के अंदर हम NaCl डाल रहे हैं, और मान लीजिए कि हमने 5 ग्राम NaCl डाला तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ बढ़ गया। अब सोचा कि NaCl नहीं डालते, काम करते हैं यूरिया डालते हैं। यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2। पहले हमने क्या डाला था? NaCl। NaCl हमें पता है आयोनिक नेचर का होता है, Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। 5 ग्राम NaCl डाला था, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी हो गई थी, एलिवेशन हो गया था। इस बार हमने NaCl नहीं डाला, इस बार हमने यूरिया डाला, 5 ग्राम डाला। तो हम क्या देखेंगे? जितनी वृद्धि NaCl के डालने से हुई थी, उतनी ही वृद्धि यूरिया के डालने से होगी। जबकि NaCl तो एक आयनिक कंपाउंड है, और जो यूरिया है वो एक कोवैलेंट कंपाउंड है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज केवल और केवल सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर, उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पर। तो NaCl भले आयोनिक नेचर का हो, यूरिया भले कोवैलेंट नेचर का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात इससे पड़ेगा कि आप उसके अंदर सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्यूट पार्टिकल की जो क्वांटिटी डाल रहे हो वो कितनी डाल रहे हो। तो मुझे लगता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी कि वो प्रॉपर्टी जो केवल सॉल्यूट पार्टिकल की क्वांटिटी पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो आज हम जिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर बात कर रहे हैं वो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए पहले हमें ऑस्मोसिस को समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है, हिंदी में कहें तो परासरण क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि खीर तो सबने ही खाई होगी, खीर में कई बार हम क्या कर देते हैं? किशमिश डाल देते हैं।
तो खीर में डली हुई किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो किशमिश है उस किशमिश के अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल है उनका कंसंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है, और आप बाहर जो वाटर या मिल्क यूज कर रहे हो उसका कंसंट्रेशन कैसा है, कम है। तो जो आपके सॉल्वेंट होता है, जो आपके विलायक होता है, जो आपका वाटर होता है या मिल्क के अंदर जो लिक्विड होता है, वो लो कंसंट्रेशन से कहाँ चला जाता है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है। और इसी इवेंट को केमिस्ट्री के अंदर या बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है, हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, यानी कि सॉल्वेंट का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाना। किसके थ्रू? मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू? एक मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कहलाता है, आपका ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। 3 तरह की मेम्ब्रेन होती हैं, अगर हिंदी में बात करें तो पारगम, अपारगम, अर्धपारगम। तो यहाँ पर अर्धपारगम में झिल्ली है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही आर पार आ जा सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल आर पार नहीं आ जा सकते। क्या कहलाती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो एक ये नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो किशमिश के ऊपर है वो एक नेचुरल मेम्ब्रेन है, और उसी नेचुरल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट के पार्टिकल्स बाहर के लिक्विड से कहाँ जा रहे हैं, किशमिश के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि किशमिश के अंदर का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट का जाना किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाना क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं कि मान लीजिए कि अंगूर लिया और उसे नमक के सॉल्टी वाटर में क्या कर दिया, डाल दिया, तो आप क्या देखेंगे कि अगर बाहर का पानी बहुत ज़्यादा कैसा है, खारा है, तो नमक श्रिंक हो जाएगा, पिचक जाएगा। क्यों? क्योंकि अंगूर के अंदर का जो लिक्विड है वो सब बाहर आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नमक का कंसंट्रेशन अंगूर के अंदर के लिक्विड के कंसंट्रेशन से कैसा है, ज़्यादा है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मान लीजिए एक एग ले लिया, एग मतलब अंडा आपने ले लिया है, अंडे के अंदर जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो काय की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है। अब मान लीजिए कि आपने अंडा लिया और अंडे को आपने काय के सॉल्यूशन में डाल दिया है, HCl के सॉल्यूशन में डाल दिया, तो होगा क्या कि ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है ये आपके काय से रिएक्शन करेगा, HCl से। तो होगा क्या कि ये Ca 2 Cl के साथ क्या बना लेगा, CaCl2 बना लेगा। ये आपके जो 2H हैं वो कार्बोनेट से एक ऑक्सीजन लेकर H2O बना लेंगे और रह जाएगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो होगा क्या कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के सॉल्यूशन में डालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्शन कर रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, वाटर बना रहा है, CO2 बना रहा है, CO2 गई बाहर, और कैल्शियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन बना है, जो भी सब्सटेंस बना है वो कहाँ बैठ जाएगा, नीचे। और हम देखेंगे कि अंडे के ऊपर से जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर थी वो कंप्लीटली क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई। अब ऐसे अंडे को अगर हम वाटर के अंदर रखेंगे तो होगा क्या कि अंडर जो अंडा है उसके अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और बाहर जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन कम है। तो जो बाहर का वाटर है वो अंडे के अंदर जाना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और अंडा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो यहाँ पर जो अंडे की बाहरी लेयर है, जो आउटर लेयर है, वो काय का काम कर रही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। इसी अंडे को नमक के खारे पानी में रखोगे तो श्रिंक हो जाएगा। तो ये ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस के और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि मान लीजिए आप एक आलू ले लीजिए, एक आपने आलू लिया और आलू को इस तरह से काटिए। ये आलू लिया और आलू को इस तरह से कट कर दीजिए, और इस आलू को आप किसी तरीके से इस तरह से एडजस्ट करें, इसको पानी में रखिए, तो आप क्या देखेंगे कि कुछ देर बाद आलू के इस कटे हुए वाले भाग में क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आलू का कंसंट्रेशन कैसा, आलू के अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल उनका कंसंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है, पानी का कंसंट्रेशन कैसा है, कम है। और ये जो आलू की सरफेस है ये काय का काम कर रही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। तो इस तरह बाहर का लिक्विड आलू के अंदर एंटर कर जाएगा। ये भी काय का एग्जाम्पल है, ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। और बताता हूँ, मान लीजिए आप एक फनल ले लीजिए, ये आपने एक फनल ली हुई है और इस फनल के ऊपर आपको यहाँ पर एक पार्चमेंट पेपर की लेयर लगानी है। पार्चमेंट पेपर लेना है आपको और पार्चमेंट पेपर की आपको यहाँ पर क्या लगानी है, पतली झिल्ली लगानी है। और इस पार्चमेंट पेपर की झिल्ली को बांधने के बाद इस कीप के अंदर आपको जो सॉल्यूशन लेना है वो काय का लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट का। और अब इस पूरी की पूरी कीप को आपको वाटर के अंदर रख देना है।
तो आप क्या देखेंगे कि KMnO4 का कंसंट्रेशन वाटर की कंपैरिजन में कैसा है, ज़्यादा है। तो वाटर जो है वो पार्चमेंट पेपर की झिल्ली से, चमड़ी की पतली झिल्ली से कहाँ एंटर कर जाएगा, अंदर कर जाएगा, और जो KMnO4 का लेवल है वो पहले की कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी ऑस्मोसिस हो रहा है। जहाँ पर जो चमड़ी की झिल्ली है, जो पार्चमेंट पेपर की जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, वो काय का काम कर रही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। और जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन कम है, KMnO4 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए वाटर बाहर से कहाँ एंटर कर रहा है, अंदर एंटर कर रहा है। तो अब आप इतने सारे एग्जाम्पल देखकर ऑस्मोसिस तो समझ ही गए होंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट का जाना, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। अब ऑस्मोसिस हो रहा है तो ऑस्मोसिस होने के लिए कोई ना कोई प्रेशर तो लग रहा होगा जिसके कारण ये घटना हो रही है। तो वो जो प्रेशर लग रहा है उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो एक चीज़ हम समझ चुके हैं कि ऑस्मोसिस क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी हम लगभग समझ चुके हैं। अब हमें इस चीज़ पर चर्चा करनी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक इस तरह का वेसल है, इस तरह का एक बर्तन है, जिसके बीच में आप एक मेम्ब्रेन एडजस्ट कर रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एडजस्ट कर रहे हैं। और या तो नेचुरल है तो अच्छी है, नेचुरल नहीं है तो हम केमिकली फॉर्म में उसको बना भी सकते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए हम कॉपर फेरोसाइनाइड की एक मेम्ब्रेन तैयार कर सकते हैं। इसको कैसे तैयार करते हैं ये भी मैं अभी आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वेसल है और इस वेसल में एक तरफ जो है वो क्या है, आपका सॉल्वेंट है, और एक तरफ जो है वो आपका क्या है, सॉल्यूशन है, और बीच में आपने क्या लगा रखी है, मेम्ब्रेन लगा रखी है। यहाँ पर मान लीजिए कि आपने एक कीप लगा रखी है, एक फनल लगा रखी है, जिसके द्वारा आप सॉल्यूशन को इसमें भरते हो, और दूसरी तरफ जहाँ पर सॉल्वेंट है वहाँ पर एक आपकी ट्यूब लगी हुई है जिसके दोनों मुंह खुले हुए हैं, केस नली कहते हैं इसको, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, जिसके दोनों मुंह क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं। जहाँ पर सॉल्यूशन है वहाँ पर आपने एक पिस्टन लगा रखा है, और पिस्टन के साथ साथ आपने प्रेशर को मेजर करने के लिए एक बैरोमीटर लगा रखा है। पूरा एपरेटस समझ में आ रहा होगा। एक तरफ है सॉल्वेंट, एक तरफ है सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सॉल्यूशन के साथ हमने एक फनल लगा रखी है और सॉल्वेंट के साथ हमने एक कैपिलरी ट्यूब लगा रखी है। जहाँ पर सॉल्यूशन भरा हुआ है वहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, और पिस्टन से हमने एक बैरोमीटर को क्या किया है, अटैच किया है। अब होगा क्या, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो ऑस्मोसिस की वजह से कहाँ जाने लगेंगे, सॉल्यूशन में जाने लगेंगे। तो होगा क्या कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट का लेवल था वो पहले की कंपैरिजन में कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ चला गया, जिससे सॉल्वेंट का जो लेवल था वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया, और सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। अब सोचो कि जब सॉल्यूशन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो पिस्टन को कहाँ धक्का दिया जाएगा, ऊपर की ओर धक्का दिया जाएगा, यानी पिस्टन अपनी एक्यूरेट पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है, एक तरफ सॉल्वेंट है, एक तरफ सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूशन का ज़्यादा है। जैसे ही ऑस्मोसिस हुआ, सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ गया, सॉल्यूशन की क्वांटिटी बढ़ी, सॉल्यूशन की क्वांटिटी बढ़ी तो पिस्टन ऊपर की तरफ धक्का दिया गया। लेकिन यहाँ सॉल्वेंट कम होने से सॉल्वेंट का जो कैपिलरी ट्यूब में लेवल था वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया। मतलब हम कुल मिला के ये समझ गए हैं कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो गई है। अब आगे हमें क्या करना है कि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर अगर मेजर करना है तो हम क्या करेंगे कि ऊपर से क्या लगाएंगे, पिस्टन से उतना ही प्रेशर अप्लाई करेंगे कि सॉल्वेंट का जो लेवल था वो पहले वाली कंडीशन में वापस पहुंच जाए। तो वो जो प्रेशर आपने लगाया है वो हम बैरोमीटर में क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, और जो प्रेशर आपने देखा है, जो मेजर किया है, वही प्रेशर कौन सा प्रेशर कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है तो हम क्या कहेंगे कि जब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन को या लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग रखा जाता है, तो सॉल्यूशन जो है या जो हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है वो सॉल्वेंट के ऊपर या लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करता है वही प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही हो
तो उस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए जो हम आउटर फोर्स अप्लाई करते हैं, जो बाहरी दाव लगाते हैं, वह दाव भी परासरण दाव या ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। यानी परासरण की प्रोसेस होने के लिए सॉल्यूशन सॉल्वेंट पर जो प्रेशर लगा रहा है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस है, या ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही है उसको रोकने के लिए हम सॉल्यूशन पर जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर कौन सा प्रेशर है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब हमें ये समझना है कि अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या करना है, मेजरमेंट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक डायग्राम देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, ये हमारी परासरण दाव मापने की वर्कले हार्टले विधि है, या इसे हम क्या कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर की मेजरमेंट की वर्कले हार्टले प्रोसेस है। अब इसको समझना ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आपने छोटी छोटी सारी बातें बहुत अच्छे से समझ ली हैं तो आप बड़े ईजी वे में इस प्रोसेस को भी समझ सकते हैं। तो पहला काम तो क्या है कि हमें इस तरह का एक एपरेटस लेना है जो केवल और केवल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए वर्कले हार्टले ने तैयार किया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीच में एक ट्यूब है और उस ट्यूब में क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। और ये ट्यूब जिसमें वाटर भरा हुआ है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और वो पोर्स मेटल की एक, ये छोटे छोटे क्या है? पोर्स हैं। यानी ये यहाँ पर ऊपर की तरफ एक मेम्ब्रेन लगाई गई है, और वो जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यानी बीच की जो ट्यूब है उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटे छोटे छेद हैं, और उन छेदों के ऊपर लगाई गई है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एडजस्ट की गई है, जो कुछ प्लेटों के सहारे क्या की जाती है? एडजस्ट की जाती है। तो यहाँ पर लिखा है कि वो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो काई की बनी हुई है? कॉपर फेरो साइनाइड की। अब सवाल ये उठता है कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए। तो अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट है CuSO4 और हमारे पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड है K4FeCN6, इस तरह के अगर हमारे पास दोनों सॉल्ट हैं तो दोनों सॉल्ट की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें पता है कि कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और सल्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये भी जब ब्रेक होता है तो हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होते लेकिन पार्शियली हो जाते हैं। मतलब अगर ये टूटेंगे तो ये हमें 4K+ देंगे और 4- देंगे। तो सोचो कि अगर कॉपर सल्फेट Cu+ और SO4 में टूट रहा है और ये पोटेशियम और फेरोसाइनाइड आयन में क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे? एक दूसरे के आयनों को क्या कर लेंगे? सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। यहाँ पर जो कॉपर आयन है वो इस फेरोसाइनाइड आयन के साथ क्या बना लेगा? Cu2FeCN का होल 6 बना लेगा। अब इन पर 2+ था, 2 मोल हैं तो 4+ हो गया, इन पर 4- हो गया, तो प्लस और माइनस क्या हो गए? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, इसलिए अब हमें चार्ज लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास 4 पोटेशियम है और 2 सल्फेट है, तो ये आपस में मिलकर क्या बना सकते हैं? 2K2SO4। तो मान लीजिए कि आपने एक पूरस वेसल लिया हुआ है, एक वेसल लिया हुआ है जिसमें छोटे छोटे से पोर्स हैं, और उसके अंदर आपने भर रखा है क्या? कॉपर सल्फेट। और एक आपने बड़ा वेसल लिया हुआ है और उस बड़े वेसल में आपने क्या भर रखा है? K4FeCN6, दोनों सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है। ये एक रॉड आप यहाँ डालोगे, एक रॉड आप यहाँ डालोगे और इनको बैटरी से क्या कर दोगे? कनेक्ट कर दोगे। तो होगा क्या? वही कॉपर सल्फेट कॉपर आयनों में और सल्फेट आयनों में डिकम्पोज हो जाएगा, और पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है वो पोटेशियम और फेरोसाइनाइड आयन में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से आपके कॉपर फेरोसाइनाइड के साथ क्या बना लेंगे? कॉपर फेरोसाइनाइड बना लेंगे, इसके 2 मोल लेंगे, और ये जो पोटेशियम है ये सल्फेट के साथ क्या बना लेगा? पोटेशियम सल्फेट, जो कि कहाँ बैठ जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। तो पोटेशियम सल्फेट नीचे बैठ जाएगा, और जो आपका फ्लास्क है उसके ऊपर जो लेयर जम जाएगी वो लेयर काहे की जम जाएगी? कॉपर फेरोसाइनाइड की। तो इस तरह हम जो बीच वाली ट्यूब होती है उसके ऊपर कॉपर फेरोसाइनाइड की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। तो बीच में एक ट्यूब है जिसमें वाटर भरा हुआ है और जिसके ऊपर एक लेयर लगी हुई है, जो लेयर काहे की है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉपर फेरोसाइनाइड की है। दोनों तरफ जो ट्यूब लगी हुई है उनमें क्या भरा हुआ है? सॉल्यूशन भरा हुआ है। जहाँ पर वाटर भरा हुआ है वहाँ पर हमने एक कैपिलरी ट्यूब लगाई हुई है और एक तरफ से एक फनल लगी है, ताकि हम वाटर को इस बीच वाली नली में ईजिली क्या कर सकें? भर सकें।
जहाँ पर सॉल्यूशन है उस ट्यूब में आप देख पा रहे हैं एक पिस्टन लगा हुआ है और पिस्टन से लगा हुआ है एक बैरोमीटर। अब होगा क्या कि इस पूरे के पूरे एपरेटस को अगर हम थोड़ी देर के लिए रखा रहने दें तो क्या होगा, हमें पता है कि जब भी हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन को एक मेम्ब्रेन के थ्रू अलग रख रहे हैं तो ऑस्मोसिस होगा। जब वाटर को सॉल्यूशन से अलग रखेंगे तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अधिक है, इसलिए वाटर कहाँ जाना शुरू कर देगा, सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो जब वाटर सॉल्यूशन की तरफ जाएगा तो यहाँ पर जो कैपिलरी ट्यूब है उसका लेवल कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और जब वाटर सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है तो सॉल्यूशन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब सॉल्यूशन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो पिस्टन कहाँ धक्का दिया जाएगा, ऊपर की तरफ धक्का दिया जाएगा। जैसे ही कैपिलरी ट्यूब में वाटर का लेवल कम आया और पिस्टन ऊपर की तरफ धक्का दिया गया, हम समझ जाएंगे कि इस एपरेटस के अंदर ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो गई है। अब इस पिस्टन के द्वारा हम उतना ही प्रेशर फिर से अप्लाई करेंगे कि वाटर का लेवल इस कैपिलरी ट्यूब में पहले वाली पोजीशन पर पहुंच जाए। और इस कंडीशन में हम इस मीटर के अंदर वो प्रेशर मेजर करेंगे जो प्रेशर हमने अप्लाई किया है। तो वो जो प्रेशर है वही प्रेशर कौन सा प्रेशर कहलाता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो हमने देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए जो हमने आउटर फोर्स अप्लाई किया है वही फोर्स क्या कहलाता है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो ये है हमारी वर्कले-हार्टले प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये जो वर्कले-हार्टले प्रोसेस है बहुत सस्ती प्रोसेस है, इजीली कर सकते हैं। झिल्ली के फटने की संभावनाएं भी कम होती हैं क्योंकि हम खुद प्रेशर लगा रहे होते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखते हैं कि प्रेशर को उतना ही धीरे धीरे लगाया जाए कि झिल्ली के फटने की संभावनाएं कैसी हो जाएं, कम हो जाएं। तीसरी बात यह है कि जब वाटर सॉल्यूशन के अंदर गया और फिर सॉल्यूशन से वाटर जब वापस आया तो इस मेथड का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि किसी का भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, ना तो वाटर का कंसंट्रेशन चेंज होता है और ना ही सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज होता है। मतलब प्योर मेजरमेंट इस प्रोसेस के थ्रू किया जा सकता है। तो ये थी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने की वर्कले-हार्टले प्रोसेस मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसको अच्छे से तैयार करें। ऑस्मोटिक प्रेशर को लेकर कई सारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, उन्हें हम अगली क्लास में देखेंगे। तो मुझे लगता है कि आज मैंने जो मेथड आपको समझाई वो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर नवांकुर विद्यापीठ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।